आइए इस सेशन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व हो तो उसको हमने कैसे फिट करना है। ऑलरेडी हम एक एक्सपोनेंशियल कर्व फिट कर चुके हैं एग्जांपल 1 में, और ये हम एग्जांपल 2 देख रहे हैं। दिस इज आवर गिवन डेटा एक्स एंड वाई वैल्यूज एंड द कर्व वी नीड टू फिट इज इन द फॉर्म ऑफ y is equal to ax power b. If you look at the shape of this curve, it is an exponential curve. It is not a linear form, it is in exponential form. जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि नॉन लीनियर फॉर्म अगर हो तो उसको हैंडल करना मुश्किल है, तो उसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास नॉन लीनियर फॉर्म में कर्व है, तो इसको हम लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जी ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखें कि अगर हम इसका लॉग ले लें दोनों साइड पे, ये मैं लेता हूँ log y इज इक्वल टू log ax पर b, और इसको फर्दर अगर मैं करूँ log a सेपरेट हो गया क्योंकि ये दो टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही थी log में वो सेपरेट हो सकती है x b। इसको मैंने log a लिखा और जो पावर में होता है वो हम पहले लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया log y। अगर इसको मैं लेट करता हूँ ये डैश, ये मेरे पास a और ये मेरे पास b, और इसको मैं x लिख देता हूँ x डैश, ठीक है जी। और लेट यहाँ पर मैंने किया है log y इज मेरा y डैश के इक्वल है, और log a जो है ये मेरा कैपिटल है, और log x जो है इसको मैं x डैश कह रहा हूँ। तो इससे मैंने एक नई लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बना ली। तो ये मेरे पास लीनियर फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि मैं a और b का फार्मूला लेके उसको सॉल्व करूँ, जो ऑलरेडी हम पिछले एग्जांपल में कर भी चुके हैं। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आपको नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनेगी, ऑलरेडी हम जब सिंपल लीनियर किया था उसमें कर चुके हैं। तो उसमें क्या क्या है कि हम समेशन बोथ साइड पे अप्लाई कर देते हैं सम ऑफ वाई डैश, और जब समेशन किसी कांस्टेंट पे अप्लाई हो तो जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो मल्टीप्लाई होती है। तो ये समेशन जो है ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है हमारे पास n, और ये मेरे पास a आ गया, और प्लस समेशन जब अप्लाई हुआ तो कांस्टेंट पे तो अप्लाई नहीं हो सकता, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर लिया और ये अंदर वेरिएबल पे अप्लाई हो गया। तो अब ये मेरे पास एक नॉर्मल इक्वेशन बन गई। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो फैक्टर होता है इसको एक दफ़ा सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस पर सम अप्लाई करते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो 2 स्टेप्स में कर लेते हैं। तो x डैश y डैश हो गया, और ये a x डैश हो गया, और प्लस ये मेरे पास हो गया b x डैश का स्क्वायर, और इस पे अब मैंने समेशन अप्लाई किया। तो ये मेरे पास आ गया सम ऑफ x डैश y डैश, ये कांस्टेंट है, सम ऑफ x डैश प्लस b सम ऑफ x डैश ट्रू। तो ऑलरेडी अगर आपने नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व किया हुआ है तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए हमें रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस कौन कौन सी चाहिए। देखिए ओरिजिनल डाटा हमारे पास x और y की फॉर्म में है, लेकिन जो लीनियर फॉर्म में इक्वेशन हम फिट कर रहे हैं वो हमें log y डैश है इस फॉर्म में है, और x जो है वो x डैश फॉर्म। अब कहने का मतलब ये है कि हम ये x और y वाला डाटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसके लिए y डैश और x डैश वाला जो डाटा है उसको यूज़ करें।
और ये मेरे पास एक्स डैश का स्क्वायर हो गया, और ये मेरे पास एक्स डैश और वाई डैश हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो हमें फर्दर चाहिए। तो ये डाटे को आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें, या ये डाटा आप अगर चाहें तो एक्सेल में ले जाएं और एक्सेल में ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास लॉग वाई की वैल्यूज़ आ गई, लॉग एक्स आ गया, लॉग एक्स का स्क्वायर आ गया, और लॉग एक्स और लॉग वाई का मल्टीप्लाई गया। और ये जो लास्ट वाली रो है इसमें मैंने ये तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर दिया। तो अगर n देखें तो मेरे पास 6 आ गया हुआ है, और ये मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ y डैश, उसकी वैल्यू ये आ गई, और ये मेरे पास आ गया सम ऑफ x डैश, इसकी वैल्यू ये आ गई, और इट विल बी माई x स्क्वेयर डैश एंड दिस इज माई सम ऑफ x स्क्वेयर डैश एंड y dash. We will use these values to find a and b. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 नॉर्मल इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज पुट करके इनकी ज़रा शेप देखते हैं क्या बन रही है। तो ये मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ 4.3133, और n मेरे पास 6 है, और ये मेरे पास a आ गया, और b की और सम ऑफ x डैश की वैल्यू मेरे पास आई है 2.8574। और ये वाली इक्वेशन जो सेकंड है ये मेरे पास बन जाएगी 2.2672, और ये मेरे पास सम ऑफ x की वैल्यू 2.8574 और इंटू a, और प्लस ये मेरे पास आ गई सम ऑफ x स्क्वेयर, तो ये मेरे पास आ गया 1.7749 और इंटू b। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब देखिए मैंने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि या तो इसमें से a वाली टर्म कट जाए या b वाली। तो मैं a वाली टर्म को काटने की कोशिश करता हूँ। अब a वाली टर्म को मैं कैसे काटूँगा, तो उसकी एक टेक्निक तो ये है कि इन दोनों को हमने सेम करना है। तो सेम ये 6 है, बड़ी टर्म है, इसका मतलब है इसको किसी फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूं और तो ये 6 बन सकता है। 6 बन जाएगा तो इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। अब वो कौन सा फैक्टर है उसके लिए आप सिंपल करें कि साइड पे ये 6 को डिवाइड कर दें आप 2.8574 से। तो ये आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ रही है 2.0998 और 8। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। अब देखें यानी इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। तो अब नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विथ किस वैल्यू से 2.0998। तो ये हम देख लेते हैं। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4.7607 और ये मल्टीप्लाई उस टर्म से होगा तो ये बन गया 6a और ये मेरे पास आ गया 3.7270 और ये भी, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो अब अगर आप देखें इक्वेशन नंबर आपके पास 1 और 3, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहीं से मैं कर देता हूँ। देखें इसमें से मैंने ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो मेरे पास वैल्यू आ गई
0.4474। अच्छा, अब मैंने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इसको और इसको। तो ये देखें, ये और ये अगर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो इट विल बिकम 0, और प्लस ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट होके ये b का ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इट शुड बी 0.8696 इंटू b। तो अब इसमें से b कैसे निकालेंगे, इसको उधर ले जाएं और डिवाइड करें, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू तो b की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई, और ये यहाँ पर डेफिनेटली, तो ये मेरे पास फाइनल b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो वैल्यू b की हमने फाइंड आउट की है वो इसमें पुट करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन थी 4.3133, और ये मेरे पास 6a आया हुआ है, और ये मेरे पास था b की अभी जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 0.5145, और x ऑलरेडी की वैल्यू हमारे पास है 8574। ये बेसिकली देखें तो ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 2.8432 इज इक्वल टू 6a। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और ये इधर आके इसमें से माइनस हुआ, तो ये मेरे पास फैक्टर रह गया। अब ये मैंने a रखना है, 6 की जरूरत नहीं है, तो 6 से इसको भी डिवाइड कर दूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 0.4739। तो ये जो लीनियर फॉर्म वाली इक्वेशन थी उसमें मुझे कैपिटल A चाहिए था, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, और स्मॉल b फाइंड आउट कर लिया जो कि था। लेकिन अगर एक इसमें आप पॉइंट नोट करें तो ओरिजिनल जो इक्वेशन थी उसमें तो a नहीं था, उसमें तो हमें जो फाइंड आउट करनी है वो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मैंने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग ऑफ a की वैल्यू इसमें फीड करें 0.04739। ये लॉग आप जो एंटी लॉग है ये आप एक्सेल में भी ले सकते हैं, और जो कैलकुलेटर होता है उसमें भी फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये अगर आप प्रोसेस करेंगे तो इट विल गिव यू द आंसर 1.61। और अगर आप देखना चाहें कि एंटी लॉग और लॉग कैसे लेना है, तो सबसे पहले लॉग कैसे लेना है, आपके पास सिंपल डिफरेंट कैलकुलेटर्स में डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। पहले लॉग प्रेस करें, फिर उसमें जिस वैल्यू का लॉग लेना है वो प्रेस करें और इक्वल का साइन प्रेस करें तो आंसर आ जाना चाहिए। कुछ में ये है कि आप पहले वैल्यू ये फीड कर दें और उसके बाद बताएंगे क्या इस पे अप्लाई करना है। तो लॉग अप्लाई करें, इक्वल का साइन प्रेस करें, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। और लॉग का अपोजिट जो है वो एंटी लॉग है। एंटी लॉग कैलकुलेटर पे लिखा नहीं होगा कि एंटी लॉग, लेकिन 10 रेज़ टू पावर x का मतलब एंटी लॉग होता है। तो ये यूजुअली लॉग एंटी लॉग साथ साथ ही होते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल में कैलकुलेट करना है तो एक्सेल में भी आप इक्वल का साइन लिखें और 10 रेज़ टू पावर, ये रेज़ पावर का सिंबल है, और यहाँ पर जिस भी वैल्यू का आपने एंटी लॉग लेना है वो लिख दें, ठीक है। इसमें ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिखी हुई है, ठीक है, इस इक्वेशन के मुताबिक नहीं है, लेकिन प्रोसेस आप ये वाला अडॉप्ट कर सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया होता। तो लें जी, हमारे पास ये सब कुछ करने के बाद अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 1.61 और x एज इट इज़, और b मेरे पास आ चुका है 0.5145। This is the required इक्वेशन, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्लियर हो गया जी। तो रीकैप अगर इसको कर लें तो हमारे पास डाटा था x और y की फॉर्म में था,
और उस पर हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करना है, तो हमने एक्सपोनेंशियल कर्व जो हमारे पास गिवन था उसकी सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि एक्सपोनेंशियल से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करनी पड़ी हमें y डैश और x डैश, जिसमें हमने लॉग y डैश के लिए लॉग y की वैल्यूज़ यूज़ की और x डैश के लिए लॉग x की वैल्यूज़ यूज़। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके और सिंपल लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करने की कोशिश की। आप चाहें तो इसी डाटा को लेके आप फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको नॉर्मल इक्वेशन